लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी हो गई थी जैसे बिना ब्रेक के बोर्ड एग्जाम, थकान, गुस्सा और ऊपर से जार का अत्याचार। तब जनता खड़ी हुई और जनता ने कहा अब बस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं द रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि अब हम रेवोल्यूशन की जर्नी में एंट्री लेने वाले हैं। चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द रशियन रिवॉल्यूशन। द रशियन रिवॉल्यूशन है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 में जो मोनार्की का फॉल हुआ और अक्टूबर में जो इवेंट्स हुए हैं उसी को बोला जाता है द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट इसको नहीं बनाना है, बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली रशियन एम्पायर को देखते हैं। यूरोप 1914 का है। यहाँ पे क्या था, यहाँ के राजा थे जार निकोलस। ठीक है, निकोलस 2 जो कि यहाँ पे रूल करते थे। रशिया में राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, निकोलस 2 यहाँ पे रूल करते थे। रशियन एम्पायर में बहुत सारे जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सब उस टाइम रशियन एम्पायर में आते थे, जैसे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया या पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड यूक्रेन एंड बेलारूस। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो पार्ट्स मिलेंगे रशिया के अंदर, इन बहुत सारे जो अभी की जो इंडिपेंडेंट नेशन है उनमें से भी कुछ हिस्से उसका पार्ट हुआ करते थे। तो रशियन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था जिसके राजा थे निकोलस 2। ये इकोनॉमी और सोसाइटी को भी समझ लेते हैं, ये हमारे, ठीक है, जार निकोलस 2। जो मेजोरिटी थी रशिया की, वहां के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती बाड़ी या प्राइमरी सेक्टर से जुड़े थे। 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी वो अपनी इनकम एग्रीकल्चर से ही किया करती थी। कल्टीवेटर्स अपने लिए तो ग्रो करते ही थे, मार्केट के लिए ग्रो करते थे और उसी में से अपने लिए भी वो निकाल लिया करते थे। इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट्स, ये कोटेड लाइन है, ये कोटेड क्वेश्चन बनके भी आती है। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ना, याद है? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं बस इंडस्ट्रीज बनी और एंड हो गया। इंडस्ट्रीज तो बनी और इतनी बनी कि भाई फाउंड इन पॉकेट्स, जैसे जेब में मिल जाए, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया था या हो रहा था। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से थे रशिया में? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ये इंपॉर्टेंट एरिया थे। बाकी जगह भी रही होंगी बट कुछ एक मेजर एरिया होते हैं जिसको हम बोल देते हैं इंडस्ट्रियल रीजन है ये। सेम एज यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग एंड आपका जो मॉस्को है वो आपका मेनली इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पे हुआ करता था। फैक्ट्रीज 1890s में सेटअप हो रही थी, रशियन रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था इंडस्ट्रियल एक सेक्टर में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। कोल का प्रोडक्शन बढ़ चुका था डबल और आयरन का 4 गुना क्वाड्रपल्ड हो चुका था। ठीक है, आयरन स्टील का। काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करती थी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी वो इन फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करती थी और ये इंश्योर करती थी कि भाई लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क रहे और वेजेस जो है उनको मतलब मिलने चाहिए। गवर्नमेंट इन फैक्ट्रीज को तो देख रही थी पर क्या उनको एग्जैक्ट उतना वेजेस मिल पा रहा था या नहीं मिल पा रहा था वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो भी डिवाइड थे, सोसाइटी देख रहे हो, वर्कर भी डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब एक फिर इंपॉर्टेंट कोट आता है, ये जितने भी कोट्स आपको देखने मिलते हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही एक क्वेश्चन फॉर्म में भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, एक मेटल वर्कर ने क्या बोला था सेंट पीटर्सबर्ग के, उसने बोला था मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर। मेटल वर्कर किसी भी नेशन की बैकबोन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना? तो यहाँ पे मेटल वर्कर्स जो थे उनको मतलब वो खुद को क्या बताते हैं? एरिस्टोक्रेट्स बताते हैं कि बाकी जितने भी टाइप ऑफ वर्कर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेटल वर्कर्स हैं और वो खुद को एरिस्टोक्रेट्स यहाँ पे बता रहे हैं। एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? कुछ गिने चुने लोग होते हैं किसी सोसाइटी पर जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। विमेन भी यहाँ पे 31% फैक्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रही थी 1914 तक, और यहाँ पे तब भी उनको कितना मतलब क्या जो भी उनको मिलता था बिटवीन मेन एंड विमेन, अगर वेजेस की बात की जाए तो उनको मेन से कम ही यहाँ पे किया जाता था। वर्कर्स जो होते हैं अब भाई वो परेशान हो गए, इतने वेजेस कम दे रहे हो, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? यूनाइट हो जाते हैं, वो स्ट्राइक करने की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं
कि यहाँ पे जो आपकी वर्क कंडीशन है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्ट्राइक करने की बात करते हैं। ये स्ट्राइक्स फ्रीक्वेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने लगती हैं 1896 और 1897 के बीच में, और मेटल इंडस्ट्री में होती हैं ड्यूरिंग 1902 के बीच में। पीजेंट्स जो थे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड हुआ करते थे। क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हुआ करती थी। वर्कर और पीजेंट्स जो थे उनको भी डिवाइड कर दिया गया था। लोगों के अंदर मतलब फीलिंग की एंट्री हो चुकी है कि हमें अपनी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए लड़ना है। आगे क्या होता है, नोबल्स उनकी पावर उनके पास थी और पोजीशन जो थी यहाँ पे उनको जो जार को ये सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता था, एक लोकल पॉपुलैरिटी उस हिसाब से नहीं थी उनकी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस में जैसा था ना नोबल्स कनेक्टेड थे, उनकी एक अलग कैटेगरी थी, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं था। पीजेंट्स नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे बट इन अनडिफरेंट मैनर। ये बोलते थे कि भाई जो अगर ये रेंट्स पे नहीं कर पाते हैं या मतलब इनको ये नहीं पे कर पा रहे थे तो ये इतने मतलब गुस्साए हो चुके थे कि ये लैंडलॉर्ड्स से मर्डर करने तक को रेडी थे और कर भी रहे थे। 1902 में ये पूरी कंडीशन साउथ एशिया में एक लार्ज स्केल पे बढ़ने लगी, मतलब धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। पहले देखा गया साउथ रशिया में और फिर 1905 में ऐसे कॉमन इंसिडेंट ऑल ओवर द रशिया देखने को मिले। कैसे, जैसे ये मर्डर कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स का, या ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं, या रिवॉल्यूशन के लिए जो एक फर्स्ट सेकंड स्टेप होता है ना, इकट्ठे होना, धरना देना, वैसा कुछ इन्होंने स्टार्ट कर दिया है इनकी वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। रशियन पीजेंट जो थे बाकी यूरोपियन पीजेंट से डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे, ये इंडिविजुअल एफर्ट तो ठीक है बट ये कोऑपरेटिव एफर्ट में थोड़ा ज्यादा बिलीव करते थे। ये बोलते थे मिलके अपन करते हैं, पीरियडिकली इसको क्या करते हैं, खेती करते हैं, इस लैंड को टिल करते हैं और देन उसके बाद जो भी होगा इसको बराबर बराबर बांट लेंगे, जिसको ये लोग कम्यून या मीर कहते थे। ठीक है, इंडिविजुअल फैमिलीज में डिवाइड कर लेंगे। तो किस मैनर में ये डिफरेंट थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज के वर्कर से, इस मैनर में पीजेंट से। यूरोप में सोशलिज्म अब कैसे आ रहा है ये अभी हमने सोसाइटी समझ ली। ठीक है, कंडीशन स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, लोग जो है रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। तो सोशलिज्म आ तो चुका था, ठीक है, फिलोसफी आ चुकी थी, पर रशिया में कैसे आएगी। 1914 तक हमने पहले भी देखा था जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी। ठीक है, जार का रूल था, जार निकोलस II का, उनके हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी एंट्री नहीं लेगी भाई मेरे साथ। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट थी ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, इलीगल थी नहीं बट जार के हिसाब से 1940 तक कोई पार्टी इलीगल अभी तक हुई नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ 1914 के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन 1940 तक कोई पार्टी भी लीगल नहीं थी। ये पार्टी बन भी गई तब भी ये इलीगल ही मानी जाएगी, लेकिन ये अपने काम धीरे धीरे कर रही थी। इन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले, मोबिलाइज किया वर्कर्स को, ऑर्गेनाइज किया स्ट्राइक्स को कि यहाँ आप धरना दे रहे हो, यह आपका मुद्दा होना चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना है। सोशलिस्ट जो थे वो कंट्री में ऑल ओवर द 19th सेंचुरी में जगह जगह एक्टिव होने लगे। ठीक है, इनके एक्टिव होने की वजह से 1900 में 19 यहाँ पे 100 में एक सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसकी आइडल यहाँ पे सोशलिज्म थ्योरी पर बेस्ड है। ये पार्टी स्ट्रगल करती है, लड़ती है पीजेंट्स के अधिकार के लिए और डिमांड करती है कि जो लैंड नोबल्स के हैं वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर लिए जाए। क्यों, हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं नोबल्स क्या करते थे, इनके लैंड्स को कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे फिर इनको इलीगल तरीके से और फिर इनके लैंड्स भी चले जाते थे, तो बोलते थे भाई ये लैंड इनको ट्रांसफर किया जाए। सोशलिस्ट डेमोक्रेट जो थे वो डिसएग्री करते थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से पीजेंट्स को लेकर। सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स अलग काइंड ऑफ ग्रुप है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी बिल्कुल धरना देने को तैयार है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पीजेंट्स में इन कुछ मैटर्स पे डिफर करते थे उनके व्यूज। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे भी जानने मिलेगा। लेनिन को ऐसा लगता था that peasants were not one united group। कहीं ना कहीं अगर लोगों के बीच में यूनिटी की कमी आएगी ना किसी ग्रुप में, तो फिर उनका जो मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि बाकी जो ग्रुप है उनकी जो एक तरीके से अपोजिशन में खड़े वो उसका फायदा उठाते हैं। तो लेनिन को ऐसा लगता था कि पीजेंट्स क्या है, पीजेंट्स कोई एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं बन पा रहा है जो अपनी एक तरीके से जो चाह रहे हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको वो सामने रख सके। कुछ लोग यहाँ पे पुअर हैं तो कुछ बहुत रिच हैं, कुछ वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं तो कुछ कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं जो दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। तो पीजेंट्स भी ऐसे नहीं है, अब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जिसके पास बहुत पैसा है तो वो दूसरों को काम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, है ना। और कुछ बेचारे गरीब हैं, उनकी जितनी जमीन थी वो भी चली गई और दूसरों क्या भी कर रहे हैं तो बहुत कम वेजेस। तो पीजेंट्स कहीं ना कहीं कंडीशनली भी सेम नहीं है।
और तो अगर वो सेम नहीं है तो फिर उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो सेम नहीं हो पाएंगे। और क्या होने लगा, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स डिवाइडेड। यहाँ पे कैसे डिवाइड हुए डेमोक्रेट्स, दो ग्रुप में हुए। कौन कौन से दो ग्रुप बने, पहले थे बोल्शेविक, दूसरा था मेंशेविक, ये नाम दिख रहे है ना। बोल्शेविक को लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। इनके हिसाब से जो भी इनके ग्रुप में आएगा, ऐसे फालतू फालतू लोगों को तो वो लेने नहीं वाले, कंट्रोल करा था उन्होंने क्वालिटी एंड नंबर ऑफ मेंबर पे, गिने चुने मेंबर से सिलेक्ट करते थे खुद और क्वालिटी पे काम करते थे, ठीक है। मार्तोव जो थे, ये मार्तोव है, मेंशेविक इन्होंने बनाए। इन्होंने बोला जिसको मेरे ग्रुप में आना है वेलकम, ओपन फॉर ऑल। लेकिन ये कैंपेन करते थे फॉर रिफॉर्म्स, सॉफ्ट तरीके से काम करना चाह रहे थे, रिफॉर्मेशंस चाह रहे थे, बट अपने हिसाब से सबको एंट्री दे रहे थे, ठीक है। ये सारे कामों के बीच में टर्बुलेंट टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है, अब देखो तैयारी हो चुकी थी ना, ठीक है। 1905 में रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होने की बात हो जाती है। कैसे होता है, रशिया एक ऑटोक्रेसी था, ठीक है। यहाँ पे जार जो थे वो कोई पार्लियामेंट नहीं चलाया करते थे, जार निकोलस II कोई पार्लियामेंट रूल नहीं चलाते थे। यहाँ पे लिबरल रशिया में कैंपेन करते हैं कि भाई जो स्टेट ऑफ अफेयर्स मैटर है उनमें बाकी लोगों का भी एक तरीके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरी they work with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये पीजेंट्स की हेल्प भी लेते हैं और उनका सपोर्ट भी लेते हैं, मतलब कि उनसे उनकी हेल्प करते हैं, उनको अपनी बातों में बताते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। इसी तरीके से ये यहाँ पे एम्पायर की भी हेल्प करते हैं इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस। और यहाँ पे कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज भी थे बाय जदाइस्ट। जदाइस्ट जो होते हैं वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स होते थे जो रशिया में हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रशिया, उनको जदाइस्ट बोला गया, जो चाहते थे कि इस्लाम जो है मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। जो मॉडर्नाइज इस्लाम है वो उनकी सोसाइटी को लीड करे, या जो चेंजेस हैं वो उस तरीके से रशिया में देखने के लिए मिले। आगे क्या होता है, रिवॉल्यूशन की तैयारी हो रही है, तो लोग बढ़ चुके हैं, बोल्शेविक मेंशेविक हो चुके हैं, कंडीशन तो पूरा चल ही रही है। लेकिन 1904 स्पेसिफिकली बैड प्रूव होता है रशियन वर्कर्स के लिए। कैसे, एसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, वेजेस डिक्लाइन जाते हैं बाय 20%, मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन जो होती है वो बहुत बढ़ने लगती है। जब 4 मेंबर जो होते हैं असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के लिए, इंपॉर्टेंट है, जब 4 मेंबर असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के यहाँ पे 1904 में जो बनी थी, उनको यहाँ पे पुतिलोव आयरन वर्क से निकाल दिया जाता है। ये बड़ा बड़ा कारण बनता है एक इंसिडेंट का। पुतिलोव आयरन वर्क से 4 जो वहां के मेंबर थे, जो कि किसके आपके असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के भी थे, उनको जब वहां से निकाल दिया जाता है तो कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज में यहाँ पे इतने वर्कर्स जो होते हैं वो भी स्ट्राइक पे आ जाते हैं। 1,10,000 वर्कर्स वर ऑन रोड, ठीक है। स्ट्राइक करने के लिए ये भी बाहर आ जाते हैं कि भाई उन्हें क्यों निकाल रहे हो, और भी बहुत सारे कारणों को वो जोड़ लेते हैं। डिमांड करते हैं वर्किंग डे को, आप जो आप उनसे काम करा रहे हो ना पूरे पूरे दिन, उसको कम करो। कितना काम कराओ, हम जब 8 घंटे काम करेंगे, और हमारी वेजेस को बढ़ाओ, हमारी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करो। और उसके बाद क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेशन होता है ना, हर एक प्रोसेशन का एक लीडर होता है। ये वर्कर्स हैं, इनको भी तो कोई लीड कर रहा है, इनको लीड करते हैं फादर गेपॉन। कौन लीड करता है, फादर गेपॉन। और ये सीधे पहुंचते हैं विंटर पैलेस, जार निकोलस II जहां पे थे। ये अटैक, यहाँ पे अटैक बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स, जितनी भी इनकी स्पेशल आर्मी थी, कोसैक्स या ये जो पुलिस थी, ये इन पे अटैक करती है, जिसकी वजह से 100 वर्कर जो होते हैं मारे जाते हैं, 300 वर्कर जख्मी हो जाते हैं। और इसी इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लडी संडे। क्या बोला जाता है, ब्लडी संडे, क्योंकि यहाँ खून की नदियां बह जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक सीरीज होती है स्टार्ट, जिसको बोला जाता है, सीरीज के स्टार्टिंग में एक तरीके से ही हुआ ये ब्लडी संडे, उसको बोला गया द 1905 रिवॉल्यूशन। समझ में आया, यूनिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया। वर्कर्स एसोसिएशन के 4 लोग जो थे, पुतिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे, उनको निकाल दिया जाता है। सारे वर्कर्स रोड पे आ जाते हैं, धरना देते हुए निकलते हैं, अटैक उन पर करवा देते हैं राजा, जिसमें 100 लोग मारे जाते हैं, 300 जख्मी हो जाते हैं। और वही दिन बन जाता है आपका ब्लडी संडे, जिसको लीड करते हैं फादर गेपॉन। आया समझ में। अब क्या होता है, अब भाई लोगों के पास पावर आ गई कि भाई जब ये लोग आ रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो 1905 के इस रिवॉल्यूशन सीरीज के बाद स्ट्राइक्स कॉन्स्टेंटली स्टार्ट हो जाती हैं, एक के बाद स्ट्राइक्स देखने के लिए मिलने लगती है। यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती हैं, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, अदर मिडिल क्लास वर्कर्स जो हैं
वो यूनियन ऑफ यूनियंस बनाना चालू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करते हैं। जार डर जाते हैं? डर नहीं जाते हैं। जार समझ चुके थे लोगों के रिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करना है। अगर सडन उनके अगेंस्ट जाते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं लोग और इकट्ठे उनके ऊपर हावी होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यहाँ पे इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को बनाने की बात की। रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है सेम एज वहां पे उसको ड्यूमा कहते हैं, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को। आफ्टर 1905 कुछ कमिटीज बनी, यूनियन वर्क जो थे अनऑफिशियली कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो इलीगल ही है। हम पढ़ चुके हैं ना 1914 से पहले सबको इलीगल करार दिया जा रहा था। जार बहुत दिमाग से काम करते हैं, ड्यूमा बन गई। ड्यूमा में सब तरह के लोग हैं, अभी लिबरल भी हैं, रेडिकल भी हैं, कंजर्वेटिव भी हैं, लेकिन जार दिमाग से काम करता है और विद इन 75 डेज उसको डिसमिस कर देता है। बोलता है ड्यूमा खत्म, काम सही से नहीं हो रहा है, ये बात सही से नहीं मानी, क्योंकि सब तरह के लोग। सेकेंड ड्यूमा इलेक्ट होती है, उसको भी ये 3 महीनों में खत्म करवा देते हैं, जार निकोलस II। ये सब वो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि जो लोग वहां पे थे वो इनके अगेंस्ट बोलने की क्षमता रखते थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी क्वेश्चन उठाए उनकी अथॉरिटी में कि भाई ये राजा कैसे काम कर रहा है, ये तो सही से बोल ही नहीं रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, और यहाँ पे उनकी पावर में किसी भी तरह की कमी है। जार ये चाहते नहीं। फाइनली ये वोटिंग लॉज को चेंज करते हैं और थर्ड ड्यूमा बनाते हैं बड़ी खुशी से, जिसमें पूरे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ये भर देते हैं, अपने ही लोगों को भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अब वहां पे कोई अपना अगेंस्ट में खड़ा होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो जार ने बड़ा दिमाग से काम किया, लिबरल और रिवोल्यूशनरी को धीरे धीरे करके थर्ड ड्यूमा बनाने तक गेट आउट करवा देते हैं, कैप्ट आउट करते हैं उनको। अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर का क्या रोल रहा, कैसे उसको यहाँ पे एक तरीके से तकलीफ मिली या फायदा मिला, देखते हैं क्या हुआ। 1914 में वॉर स्टार्ट होता है। यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, द सेंट्रल पावर एंड द टर्की ऑटोमन एम्पायर एक तरफ, अलाइड पावर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक तरफ, ठीक है, जिसमें बाद में यूएसए भी ज्वाइन करता है 1917 में। रशिया जो था वॉर में इनिशियली बहुत पॉपुलर रहा और लोग कहीं ना कहीं जार निकोलस II को सपोर्ट कर रहे थे, समझ रहे थे कि ये जीत दिलवा देंगे। लेकिन जार ने अपनी ही ड्यूमा में कुछ मेन पार्टी से कोई भी आइडिया डिस्कस करना ही जरूरी नहीं समझा। उसने ये भी नहीं देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई है तो मुझे अपनी पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़, देखिए जर्मनी यहाँ सामने उसकी दुश्मन की तरह है, तो जर्मनी उसकी एक दुश्मन की तरह है, तो यहाँ पे लोगों के अंदर एंटी जर्मन फीलिंग्स ऑलरेडी हाई हो गई, जिससे क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नेम था उसका नाम बदलकर पेट्रोग्रेड रख दिया गया। जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उसको बदल दिया पेट्रोग्रेड, रशियन नेम। और जो वहां की रानी थी जारेना, वहां की रानी को बोलते हैं जारेना, उन अलेक्जेंड्रा, उनके पास उनका एक एडवाइजर आया था उनके साथ जब वो शादी करके आई, ठीक है, रेस्पुतिन, उसका नाम था रेस्पुतिन, ठीक है, वो भी जर्मन ओरिजिन का था, ठीक है। तो लोगों ने से जारेना से भी गुस्सा भर गया, रानी के ऊपर भी बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि जो उनका एडवाइजर था वो था जर्मन मॉन्क दैट इज रेस्पुतिन, जो उनको फालतू की गलत एडवाइस देता था लोगों के हिसाब से, और जो कहीं ना कहीं रशिया को हराने के लिए काफी मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट की कंडीशन बहुत अलग अलग देखने को मिल रही थी। वेस्ट में आर्मीज जो थी वो ट्रेंचेस मतलब तरीके से फैलती जा रही थी ईस्टर्न फ्रांस के ऊपर। ईस्ट में आर्मीज जो थी जो गुड डील कर रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, बैटल्स लड़ रही थी, और यहाँ पे कैजुअलिटीज को एक तरीके से छोड़ती जा रही थी। डिफीट जब हुई तो बहुत ही डिमोरलाइजिंग और शॉकिंग डिफीट यहाँ पे देखने के लिए मिली। रशिया की आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जो हुआ इनके बीच में 1914 और 1916 के बीच में, और जब वो हारी तो यहाँ पे लोगों के बीच जो ट्रस्ट था ना आर्मी को लेके, रशियन आर्मी को लेके, वो कहीं ना कहीं खोने लगा। रशियन आर्मी ने क्या किया, जब वो लौटे तो उन्होंने वहां की क्रॉप्स, वहां की बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया कि अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उसको भी यहाँ रहने की, खाने की व्यवस्था ना हो पाए। ये जो चीजें थी या जो सिचुएशन थी, गवर्नमेंट की वजह से हुई या वहां की जार की वजह से हुई, और सोल्जर्स अब बिल्कुल इस तरीके के वॉर को लड़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। आगे क्या होता है ये देखिए, सोल्जर्स की फोटो है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम की, आप देख रहे हो। वॉर जो था इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट डाल रहा था। कैसे? रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज जो थी वो कुछ नंबर्स में रहने, कंट्रीज का बाकी अदर सप्लायर जो थे जो इंटरनेशनल लेवल पे उनसे कट ऑफ हो गया। इसके अलावा 1916 में रेलवे लाइंस भी टूटना स्टार्ट हो गई।
एबल बॉडीड मैन की यहाँ पे कंडीशन मतलब ये रखने लगे कि भाई और आर्मी में भर्ती करी जाए, भर्ती करी जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, लेबर शॉर्टेज हो गई। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल जो थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। छोटे छोटे लेवल पे जो काम कर रहे थे ना नेसेसिटीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनकी वो भी बंद हो गए। बहुत बड़े सप्लायर जो थे ग्रेन के, वो कहाँ पे जाने लगा सप्लाई, पूरा आर्मी के पास जाने लगा उनको फीड करने के लिए। ब्रेड और फ्लोर जो थे यहाँ पे बहुत इनकी कमी हो गई, मुश्किल से मिलने लग गए। और 1916 में राइट्स हो गए ब्रेड शॉप्स पे, जो कि कॉमन मतलब धक्का मारी हो रही है, लोग लड़ रहे हैं ब्रेड के टुकड़ों के पीछे एक दूसरे से, ये सब कंडीशन देखने के लिए मिली। तो फ्रेंड्स ये बच्चों ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या रशियन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो रही है ना। 1905 रिवॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, रशियन रिवॉल्यूशन बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। ये 1905 एक रिवॉल्यूशन सीरीज का एक टाइम था, और इसके बाद हमने इस पूरी कंडीशन से ये सीखा कि जब किसी देश में आम आदमी खड़ा होता है ना, तो वो तख्त भी हिला सकता है और वहां का राज भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्यूके एजुकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू।